नमस्कार, जोहार। द न्यू ग्लासेस की श्रृंखला में मैं प्रियदर्शी, पटना से मैं प्रियदर्शी आपको बिहार में कोरोना काल के यानी लॉकडाउन के दौर के बारे में बातें कर रहा हूँ। लॉकडाउन के काल में सबसे ज़्यादा हमारा जो कंसर्न है, हमारा जो सरोकार है, वह है माइग्रेंट मजदूरों का। माइग्रेंट मजदूर जो दसियों लाख की संख्या में वापस लौटे। क्यों लौटे? इसको हम लोगों ने काम करते हुए अनुभव किया। हमने महसूस किया कि देश भर में जहाँ जहाँ भी बिहार सरकार के नोडल ऑफिसर थे, वह दिखावे के लिए थे। उनके फ़ोन नंबर पर बात नहीं होती थी, बात होती थी तो कोई काम नहीं बढ़ता था। यहाँ अवर सचिव स्तर के अधिकारी जो आपदा प्रबंधन विभाग के हैं, उन्होंने जब सोनीपत हरियाणा के लोगों को राहत देने में कुछ 4-5 दिनों का समय मांगा, वो 1 महीना तक उनके लिए किसी भी तरह का राहत सुनिश्चित नहीं कर सके। कोरोना काल में जो लोगों के साथ यंत्रणा देने का बर्ताव हुआ, उसमें निश्चित तौर पर केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के वक्तव्यों का योगदान है। नरेंद्र मोदी किस तरह देश के नाम संबोधन के साथ साथ कुछ आयोजन करते थे और ये जो मैसेज जाता था, वह कोरोना काल के जो लोग हैं, विक्टिम हैं, उन लोगों के प्रति एक उत्पीड़क बर्ताव का मैसेज जाता था। सबसे ज़्यादा इससे लोग विक्टिम हुए हैं। मैं इसे अपने अनुभवों के आधार पर आपके साथ कुछ समय में शेयर करूंगा। बिहार से लाखों मजदूर वापस आए हैं, बिहार वापस आए हैं और लाखों लाख मजदूर वापस आए हैं। कई लोग वहीं पर रुक गए हैं। कई तरह की यंत्रणाएं उन्हें झेलनी पड़ी। मुझे उनमें से 7 स्थान के मिसाल से साबका पड़ा है। सबसे अंत में जो वापी, एक गुजरात का शहर है बम्बई के पास, औद्योगिक नगरी है छोटा सा, तो वापी के पास बताया गया था कि जंगलों में उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर जो हैं, जो पाइपलाइन लगाने के लिए वहाँ गए थे, फंस गए हैं और 1 महीना के बाद उनका वो स्थानीय मास्टर जो उनकी देख रेख करता था, वह भी 1 महीना के बाद वहाँ से चला गया। तब उन लोगों ने त्राहिमाम संदेश भेजा, लेकिन महाराष्ट्र में मानदेशी महिला अघाड़ी नाम के संगठन ने उन लोगों को मदद पहुँचाने का निर्णय किया और एक दिन में गुजरात के वापी शहर से एक गाड़ी में सभी लोगों के लिए कोई 1 महीने का लगभग राशन लेकर के लोग पहुँचे और स्थानीय सरपंच के माध्यम से नाव से भी उन्हें पार करना पड़ा, सामान ले जा करके लोगों को राहत दिया। तो इस पूरे 1 महीने के दरमियान उनको कोई राहत नहीं मिली। एक बात अंत में हुई, जब 1 महीना बीतने वाला था, तब उन लोगों ने संपर्क किया कि उन 28 मजदूरों में से 24 उत्तर प्रदेश के थे और उन लोगों ने ऐप पर लौटने का टिकट डाउनलोड किया और उत्तर प्रदेश की सरकार ने बसों से उन्हें वापस बुला लिया। तो शेष रह गए 4 बिहारी मजदूर जो बिहार के सीवान जिले के एक गांव के थे। उन 4 बिहारी मजदूरों को कि जो दुर्गति हुई, अंत में हम लोगों को वहाँ के पूर्व सरपंच से निवेदन करके उनकी गाड़ी से उन्हें गुजरात के धर्मपुर एक स्वास्थ्य केंद्र में भेजना पड़ा, जहाँ हमारे संपर्क के लोग थे। तो मैं इन ब्यौरों को इसलिए बता रहा हूँ आपके सामने कि जालंधर में 70 मजदूर फंसे थे और एक फैक्ट्री के बंद हो जाने की वजह से उनके सामने भोजन की समस्या आ गई थी। ये सूचना हम लोगों को मिली। उसमें 35 देवरिया जिले के थे और 35 बिहार के। इन मजदूरों के लिए पंजाब के आम लोगों से बात किया गया तो 2 दिन के अंदर राहत सुनिश्चित हुआ। सोनीपत के लोगों को 1 दिन के अंदर राशन और राहत मिला।
दूसरे ही दिन वापी के लोगों को राहत और राशन मिला। ऐसा ही आपको बिहार के भी कुछ शहरों में, बिहार के बाहर के जो मजदूर फंस गए थे उनके केस में मिला। तो यहाँ बात शुरू करते हैं कि सरकार ने एक सोशल डिस्टेंसिंग का एक जुमला चलाया, एक नारा चलाया। हम लोगों को लगा कि शरीर से तो डिस्टेंसिंग की आवश्यकता है कोरोना काल में, लेकिन ये इतना विश्वव्यापी आपदा है कि इस समय सोशल डिस्टेंसिंग की जगह बेहतर ये है कि हम कहें कि सोशल सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस, तो सामाजिक सह अस्तित्व के साथ रहने को बल दिया जाना चाहिए। लेकिन सामाजिक सह अस्तित्व ये जो नारा है, अगर ये सरकार के लोग देते तो उसको झुठलाते। बिहार के मुख्यमंत्री, इनके बारे में धीरे धीरे बात होने लगी कि इतनी बड़ी त्रासदी है और वो लोगों को और अपनी तरफ से त्रासदी दे करके सुखी होते हैं और वो प्रशासन को कुछ कुछ निर्देश देते हैं या राय देते हैं। अखबारों में वो प्रमुखता से छपता है। हमने ये देखा कि अखबारों का सबसे ज़्यादा गिरावट हुआ। सरकार की घोषणाओं को उन्होंने बार बार छापा, झूठी घोषणाओं को बार बार छापा, लेकिन मनुष्यों के मौत के आगे जिन संस्थाओं को लोगों को बचाना था, उन संस्थाओं के मौत की खबर इन लोगों ने नहीं दी। सरकार के राहत एजेंसियों के मौत की खबर नहीं दी। बिहार के बारे में ये बात तय है कि जो मुफ्त राशन दिया जाना था केंद्र सरकार के द्वारा, प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो खाद्यान्न, यह मुफ्त राशन अप्रैल का राशन मई के अंत में मिलता है। और बिहार राज्य सरकार को राशन कार्ड पर जो राशन देना है कीमत लेकर के, वह पर्याप्त भ्रष्टाचार के साथ, अनियमितताओं के साथ लोगों को मिलना शुरू हुआ अप्रैल के अंत में। तो हम लोगों को जो हौसला था कि भारत के अनाज गोदामों में पर्याप्त अनाज है और उससे लोग भूखे नहीं मरेंगे आने वाले कई महीनों तक, तो अगर इसके बावजूद कहीं कोई समस्या है तो ये हमारा नागरिक धर्म है कि हम एक दूसरे को मदद करें। और मदद देने का ये जो मादा है बहुत बड़ा था। जहाँ 2-4 रुपया लोग दान नहीं दिया करते थे, उन लोगों ने 1-1 क्विंटल अनाज मदद के लिए दिया। मुझे ध्यान है कि पटना में ही एक गृहिणी ने मुझसे पूछा था कि आप मदद पहुंचाते हैं, तो उन्होंने आटे का हिसाब लगाया और 1 क्विंटल आटे का पैसा उन्होंने मुझे दे दिया, जो राशन पैकेज में जाया करता था। इस तरह से मदद के लिए अनेक हाथ आए। इसी काम के दरमियान हमको ये पता चला कि नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा सुख होता था उत्पीड़न देने में। अगर नहीं होता तो शुरू में एक कोविड हॉस्पिटल, बाद में एम्स को भी जोड़ लिया जाए तो 4-5 कोविड हॉस्पिटल जहां जांच होगा और लोगों को इलाज होगा। इसके बाद ताबड़तोड़ घोषणाओं के माध्यम से हर जिले में कोविड हॉस्पिटल, उसके बाद ताबड़तोड़ घोषणाओं के माध्यम से प्रत्येक प्राथमिक केंद्र में जांच किया जाएगा, इसकी घोषणा। तो यह जो घोषणाएं हुई, इसके पीछे की असलियत ये थी कि काम कुछ नहीं करना है। मुझे याद है कि एम्स के डॉक्टर ने ये बताया था कि उनके पास जितने डॉक्टर, जितने मेडिकल स्टाफ और जितने इंटर्न्स हैं, उन सबको वो लोग 3 भाग में बांटते हैं। एक भाग ड्यूटी में रहता है और बाकी लोग 2 सप्ताह के लिए क्वारंटाइन होते हैं। तो 2 सप्ताह क्वारंटाइन होना, 1 सप्ताह ड्यूटी देना, तो उनके अंदर काम करने का मतलब था। अपने छोटे से टीम से वो बेहतर काम करते थे और यही वजह है कि आज VIPs जो हैं पटना एम्स में जाना चाहते हैं और आम लोगों के लिए वहाँ रास्ता बंद कर देना चाहते हैं। एम्स के डॉक्टर हैं, उन्होंने चुनौती को लिया। लेकिन बिहार सरकार के पास उससे कई गुना बड़ा मेडिकल टीम है, मेडिकल स्टाफ है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए डॉक्टर हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर हैं भले ही, लेकिन उन लोगों को उनको एक उच्च मान्यता प्राप्त सैलरी दी जाती है। इन सब के बावजूद ये पूरा का पूरा नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर, इसलिए कि प्रत्येक मेडिकल स्टाफ को उनकी छुट्टी कैंसिल करके ड्यूटी में लगाने का एक गजट, एक निर्णय, एक शासन आदेश इन्होंने दे दिया। लेकिन उनसे काम लेना है इसकी कोई परवाह नहीं थी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे होते हैं, बिहार में वो भाजपा के हैं। बिहार में संयोग से जब NDA का शासन रहा है, भाजपा गठबंधन में भाजपा के ही स्वास्थ्य मंत्री होते रहे लगभग पूरे दौर में। थोड़े समय तक नीतीश ने जो RJD के साथ गठबंधन बनाया था, उसमें उनके स्वास्थ्य मंत्री भिन्न थे। तो
ये मैं कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को कुछ नहीं करना था, कोई परवाह नहीं थी। पूरी तरह से लापरवाही का आलम पूरा हेल्थ सेंटर, बिहार के सभी स्वास्थ्य केंद्र कभी काम किया नहीं है, तो अभी काम कैसे करेंगे? और काम नहीं करने के लिए इनके पास पर्याप्त कारण ये कि किसी को किट नहीं, कोरोना का जो स्वैब निकालना है, अगर किट नहीं होगा, पर्याप्त किट नहीं होगा, तो स्वैब निकालने की जगह पर ऊपर से ही कोई आदमी वो खखार निकाल करके और रख देगा और टेस्ट नहीं हो पाएगा। ये एक कमिटमेंट का काम है और उसके लिए उसको एक सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन किट की व्यवस्था धीरे 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 एक लेवल पर आए, ऑप्टिमम लेवल पर अभी तक नहीं आया। स्वास्थ्य सर्विस अभी तक फंक्शनल नहीं है। एक समय आया जब नीतीश कुमार ने कह दिया कि घर घर जा करके पटना में लोग जांच करेंगे, तो हमारे घर दूसरे ही दिन पहुंच गए लोग और पता चला कि केवल वो लिस्ट लिख रहे हैं, सूची लिख रहे हैं। पूछा कि भाई तो जांच की कोई बात नहीं है, कहा कि फ़ोन नंबर लिया है ना आपका, तो कोई आएगा जांच करने। तो मैंने कहा कि नहीं आएगा, मुझे विश्वास नहीं है। तो उन्होंने दोबारा कहा कि हाँ ऐसा है, एक सिम्टम केस वाला था जिसके लिए हम लोगों ने फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि वहीं रुकिए, आधे घंटे में आ रहे हैं। और उन्होंने बताया उस टीम ने कि दूसरे दिन सुबह तक कोई वहाँ नहीं आया उनकी जांच करने के लिए। तो बिहार में जो यह महामारी है, यह मानव निर्मित आपदा में बदल जाती है इस सरकार की वजह से। नीतीश के बारे में बात होने लगी कि आदमी कमरे से बाहर कैसे नहीं निकलता है, इसका कोई दायित्व है कि नहीं। वह कैसे ये कह देता है कि हम बस नहीं देंगे, और लोग मारे मारे फिर रहे हैं, दूसरे राज्यों से पैदल आ जा रहे हैं और बिहार के बॉर्डर पर उनको खदेड़ा जा रहा है, लाठी चार्ज किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास बस नहीं है उनको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। बिहार में बताया गया कि 6000 बस हैं और वो बंद पड़े हुए थे। उसी दरमियान तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया, इससे लगेगा कि इन लोगों का कमिटमेंट था, जो कि नहीं था। तेजस्वी, वो मुझे पता चला संयोग से, तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि 2000 बस वो देंगे लोगों को घर पहुंचाने के लिए बॉर्डर से, क्योंकि बॉर्डर तक लोग आ गए थे उत्तर प्रदेश के रास्ते चल करके। झारखंड में भी बिहार के माइग्रेंट मजदूर हैं, वो भी आ गए थे, और अन्य कई प्रदेशों में, पूरे भारतवर्ष में जिन मजदूरों ने श्रमशीलता का परचम लहराया बिहार सरकार के करते, वो कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में मारे मारे फिरने के लिए मजबूर थे। वैसे जैसे अफगानिस्तान में जब अमेरिकन बम्बार्डिंग हो रहा था, तो अफगानी लोग जिस तरह से 10 लाख की संख्या में पाकिस्तान का बॉर्डर पार करके पाकिस्तान की तरफ जाते थे, उधर से पाकिस्तानी सेना उनको ठेलती थी, तो फिर वो अफगानिस्तान की तरफ से आते थे, फिर अफगानिस्तान में ठेलते थे। तो वो रेगिस्तान में दिन में भीषण गर्मी और रात में भीषण ठंड के बीच 10 लाख लोग, बताया जाता था, रिपोर्ट होता था कि भूख प्यास से बिलबिलाते हुए थे। इस तरह की स्थिति कोरोना पीरियड में बिना युद्ध घोषित किए हुए, बिना दो देशों की दुश्मनी के, अपनी जनता के साथ अपनी सरकार ने दुश्मनी की। इसकी वजह से हेल्थ सर्विसेज जो है, हेल्थ सर्विसेज का पूरा जो दौर है वो महाविनाश का दौर है। जनता को उत्पीड़ित करने में, जन उत्पीड़न में जो लग्न यहाँ की सरकार है, यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ के जो राजनेता हैं, इस सरकार को ऐसा कुछ नहीं होता है कि सरकारें बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि झारखंड के हेमंत सोरेन की सरकार के मुकाबले नीतीश कुमार की सरकार जो है बहुत ही खराब काम कर रही थी। इसके साथ साथ उड़ीसा के नवीन पटनायक की सरकार के मुकाबले नीतीश कुमार की सरकार बहुत ही खराब काम कर रही थी। कोरोना काल में आप जानते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को लोगों के बीच में जाने और अपने काम का संचालन करने के क्रम में कोरोना हुआ, कोरोना ग्रसित हुए। यहाँ तक कि ऐसे वीडियो फुटेज आए जो अमेरिका का राष्ट्रपति भी कम से कम बाहर निकलता था, लेकिन नीतीश कुमार कमरे के अंदर से, और ये जो मंगल पांडे हैं या अन्य लोग, वो क्या कर रहे थे? जनतंत्र को स्थापित करने का एक चुनौतीपूर्ण दौर है। इस दौर में सबको मिल करके सहअस्तित्व के साथ काम करना है, और यह लोगों के ऊपर तो निर्भर करता है। जैसा कि हमने ये कोशिश की, हम हताश नहीं हो, इसलिए पहले ही दिन ये मान लिया
कि अच्छा है कि एक दीप जलाएं, अंधकार से क्या घबराना, अच्छा है एक दीप जलाएं। सरकार ने भी अपने गोदामों को खोल करके हौसला दिया, लेकिन सरकार के अधिकारियों ने और राज्य सरकारों ने किस तरह से चीज़ें बिगाड़ दी, किस तरह से लोगों को उत्पीड़न का शिकार होने दिया, इसकी वानगी है, भरी हुई है। और इसी वजह से हम सामाजिक काम करते करते पटना के सड़कों पर आ गए एक दिन, और कुछ शहरों के सड़कों पर आ गए ये कहने के लिए कि जो रोजगार दे न सके, जो स्वास्थ्य दे न सके, जो रोजगार और स्वास्थ्य के साथ साथ लोगों को एक सम्मानजनक मौका दे न सके, वह सरकार निकम्मी है। और 74 आंदोलन का नारा है कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। यह इस समय कहना पड़ा, इस पीरियड में ये दम्भी लोग, ये लोग इस समय चुनाव करवाना चाहते हैं, आम चुनाव। अमूमन कोई भी जनतांत्रिक व्यक्ति किसी भी मौके में चुनाव को टालने की वकालत नहीं करता है। वह एक चुनी गई सरकार की जो अवधि है उस अवधि में दूसरी सरकार बन जानी चाहिए, इसकी पेशकश करता है। लेकिन यह एक आपात स्थिति है, पूरे विश्व में यह आपात है, प्राकृतिक आपदा है। छोटा सा देश नहीं है जहाँ कम वोटर होते हैं और टेक्नोलॉजी के आधार पर अपना वोट देते हैं। यह एक बहुत ही बड़ा देश है, बहुत ज़्यादा आबादी है। एक एक कंस्टिट्यूंसी में 6-6 लाख लोग, विधानसभा कंस्टिट्यूंसी में मैंने 1.5 लाख लोग वोट करते हैं एक एक विधानसभा कंस्टिट्यूंसी में, और एक एक कंस्टिट्यूंसी में 240, 250 इस तरह के बूथ हुआ करते हैं। तो इन सब का मैनेजमेंट, और इनके इसमें लोग आते हैं, लाइन लगता है, लंबा लाइन लगता है सुबह से शाम तक, और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा करके आप क्या कर सकते हैं, आपने नहीं किया था। आपने जब कोरोना का चैलेंज से विश्व जूझने लगा था, भारतवर्ष जूझ रहा था, तो आप अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए लाख लोगों को जुटाने में लगे हुए थे। और उस समय अमेरिका से जो लोग आए 1000 लोग, उनका थर्मल स्क्रीनिंग भी आपने नहीं किया था। तो इतना बड़ा अनिष्ट से आप शुरुआत किए थे, और आगे एक अनिष्ट करना चाहते हैं। बिहार में कोरोना के केस के फैलने के बहुत कम कारण थे, लेकिन जब लॉकडाउन लगाया गया तो प्रवासी मजदूरों के बारे में सोचा नहीं गया, कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई, और वह मारे मारे फिरने के मजबूर वापस लौटे। उनके साथ जो दुर्गति हुई तो उनका सोशल डिस्टेंसिंग का तो ख्याल रह ही नहीं गया, उनको तो अपने एग्जिस्टेंस के लिए काम करना पड़ रहा था। और ये अप्रवासी मजदूर प्रताड़नाओं के बाद क्वारंटाइन सेंटर में जाते हैं। क्वारंटाइन सेंटर की हालत इतनी ख़राब कि राशन नहीं, घर जाके खाना खा के आते हैं। कई जगह शुरू में गांव के लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर अपने बूते पर बनाया था, वो कुछ चला, लेकिन अधिकांश जगह पर क्वारंटाइन सेंटर में राशन नहीं, और लोग जो हैं वह वहाँ कोई जांच की व्यवस्था नहीं, क्वारंटाइन कर दिया गया, जांच नहीं हो रहा है। और बिहार में जांच नहीं हुआ, जांच नहीं हुआ, जांच नहीं हुआ। ये शिकायत जब फैल गई तो नीतीश कुमार ने एक झूठा बयान दिया। झूठ बोलने में यह इसको मेडल प्राप्त हुआ ऐसी सरकार है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वर्षों में देखा है कि इन्होंने 3 मौके पर, अभी हाल में इन लोगों ने जल और जंगल के लिए वातावरण बनाने के निर्माण पर यह दावा किया था कि 4 करोड़ लोग जो हैं ह्यूमन चेन में आए थे। हम लोगों ने इसका जांच किया था और पता चला कि 100 गुना झूठ बोल रहे हैं बढ़ा करके। यहाँ के अखबारों ने इनके झूठ में मदद किया, प्रतिदिन हेडलाइंस बनाते हैं। अखबारों का काम है कि जो संस्थाएं मर गई हैं, जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं, तो लोगों के मरने का अकाउंट तो लेते हैं, लेकिन जो संस्थाएं मर गई हैं उनका ख्याल नहीं करते हैं, केवल सरकार की घोषणाएं देते जाते हैं। अब जाकर के तुर्रा ये है कि जांच नहीं संभव है, जांच नहीं कर रहे हैं, सब घोषणा के बावजूद। अभी राजेंद्र नगर हॉस्पिटल को जांच केंद्र के रूप में लोगों ने खोला था और फिर उसको बंद कर दिया। तो गार्डनर रोड जाइए, गार्डनर रोड में जाकर के आप भीड़ में लगे रहिए। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स खोले, 30 जगह कहा कि उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में जांच होगा, 25 जगह सरकारी अस्पतालों में जांच होगा पटना में, लेकिन ये जांच शुरू नहीं हुआ। निहायत कम जगह जांच हो रहा है। इसके विक्टिम हैं हम, सभी लोग विक्टिम हैं। चाहें कि पूरे इस ऑफिस टीम को, अपने लोगों का जांच करा ले, इधर उधर मारे मारे फिरेंगे, या एक व्यक्ति के जांच में 3000 रुपया खर्च करना पड़ रहा है। तो ये जो है
अभी फिर से इन्होंने एक झूठ बता दिया कि हर पीएससी में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी जांच होगा। अब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, बयान दे दिया। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, बयान दे दिया, बयान देते चले गए। और अखबार वालों की जिनकी आदत है, जिन्होंने 22 बार ये छापा था कि बिहार के 22 शहर चकाचक होंगे और चकाचक नहीं हुए थे, उन्हीं लोगों ने इनकी घोषणाओं को अभी छापना शुरू किया है। तो सबसे ज़्यादा जो पतन हुआ है एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का, अखबार का। आम प्रोटेस्ट का वैसा पतन नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद, लॉकडाउन के बावजूद लोग प्रोटेस्ट के लिए आगे आ रहे हैं, लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जिन 150 गाँवों में लोगों ने राहत पहुंचाई थी, गया जिला के बाराचट्टी, मोहनपुर और डोभी तथा शेरघाटी प्रखंड के 150 गांव में जहां लोग गए थे, वो सरकार के नियमों का ध्यान देते तो राहत नहीं पहुंचा सकते थे। सरकार तो कहती है कि सारे राहत सरकार के माध्यम से बटेंगे, तो सरकार के खजाने में पहुंचा दीजिए। तो लोगों ने विश्वास नहीं किया इस तंत्र पर और लोग जा करके जंगल के रास्ते तक, 150 गाँव तक पहुँचे थे। तो ये सारी वानगियाँ हैं। इन वानगियों के आधार पर मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ही निहायत जिम्मेदार सरकार की ज़रूरत है। और मैं अपनी बात का समाप्त करने के पहले आपके सामने करता हूँ कि अभी कोई बिहार का विजनरी व्यक्ति, बिहार का कोई विज़न रखने वाला, दृष्टिकोण, नज़रिया रखने वाला व्यक्ति, उसका ध्यान एक ही बात पर होगा। इसी बात से मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। तो विजनरी व्यक्ति यही देखेगा कि कोरोना के बाद बिहार का निर्माण कैसे हो, लॉकडाउन के बाद बिहार का निर्माण कैसे हो। लॉकडाउन के पीरियड में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी विनिर्माण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार मारा गया। दूसरे नंबर पर कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में और ट्रांसपोर्ट में रोजगार मारा गया। ट्रांसपोर्ट यहाँ है वो बंद हो गए, उसमें रोजगार मारा गया। लेकिन कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत छोटा है, उसमें रोजगार मारा गया, लेकिन ये बहुत छोटा सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगभग नहीं है। तो यह सबसे ज़्यादा रोजगार पूरे भारतवर्ष में जिस सेक्टर मारा गया, बिहार उसका विक्टिम नहीं हुआ। और सबसे कम रोजगार मारा गया वो कृषि क्षेत्र में। तो कृषि क्षेत्र यहाँ है मुख्य रूप से। यहाँ की आबादी जो है वह 88% जो है ग्रामीण आबादी है। यहाँ तमिलनाडु की तरह नहीं है जहाँ 40% आबादी शहरों में रहती है, बल्कि यहाँ 12-13% लोग शहरों में रहते हैं। तो बिहार में गांव में लोग रहते हैं और खेती से उनका संबंध है। और खाद्यान्न वितरण करने की बात हो गई थी, साथ साथ रबी की फसल आ गई थी। और रबी की फसल लोगों ने काट ली, डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, जैसा कि सरकार ने इसमें बाधा नहीं डाला। शुरू में कुछ जगहों पर डाला, लेकिन विज्ञप्तियाँ जब जारी की गई तो लोगों ने अपना फसल काट लिया और अभी खेती कर रहे हैं लोग। खेती पर रोक नहीं है। इसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन के काम है वो भी खुले हैं, जैसे कि गंगा ब्रिज का काम चल रहा है तेज़ी से। तो हम ये आपसे कहना चाहते हैं मित्रों कि हम लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर जो बिहार का रूर है, और साथ साथ एक और चीज़ है, बिहार के नदी जल का व्यापक खजाना, इन दोनों का आधार बना करके बिहार के विकास की योजना बनानी पड़ेगी। जिस सेक्टर को सबसे ज़्यादा सबसे कम आघात लगा है ये लॉकडाउन के पीरियड में, वही सेक्टर बिहार का सबसे बड़ा सेक्टर है। और इस सेक्टर के लिए अगर विजनरी सरकार हो आने वाले दिनों में, सबसे ज़्यादा माने खेती का एकदम 100% पानी सुनिश्चित करेंगे, इस तरह की बात की घोषणा करने में माने 1 वर्ष से ज़्यादा समय होना नहीं चाहिए। अगर करना है, नहीं करना है तो इतने सालों में अभी बिहार का 67 से 70% इलाका ही सिंचित हुआ है, जबकि सब जगह पानी पानी है। माने वाटर रिसोर्स का दावानल की तरह खजाना है, वोल्केनो ऑफ वाटर रिसोर्स। तो मैं वोल्केनो का इस्तेमाल करता हूँ कि आग का सबसे बड़ा पिंड, उसी तरह से पानी का सबसे बड़ा पिंड बिहार में मौजूद है। सबसे ज़्यादा बिहार में गंगा नदी जब आती है तो 13 गुना ज़्यादा पानी लेकर के पश्चिम बंगाल में जाती है। यूपी से आती है जितना पानी लेकर के, बिहार की नदियों से इतना अधिक पानी हो जाता है और सब समुद्र में फ्लश हो जाता है। तो इस नदी की योजना डिफरेंट रिवर बेसिन का, मतलब उधर घाघरा, उसके बाद गंडक, उसके बाद कोशी, कमला, बलान, ये सारी नदियां हैं और छोटी छोटी सहायक नदियां। इसी तरह से जो दक्षिण बिहार की नदियां हैं जो कि हजारीबाग की पहाड़ियों से भी निकल करके आती हैं, तो इनमें से कई सालों भर जल प्लावित नदियां हैं, जैसे सोन, ठीक है, जैसे पुनपुन,
कुछ और नदी है जैसे फल्गु वह सूख जाती है, लेकिन ये सब जो नदियाँ हैं इन सालों भर जल प्लावित नदियों के लिए हमारे पास योजना होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग। तो कोरोना के बाद के बिहार के बारे में यही बात है कि एक एक गांव के एक एक बेघर को घर वाला बनाना और इसके साथ साथ बिहार के सारे नदियों के लिए विश्व की सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग अभियंत्रण को लगा करके और मैसिव योजना बनाना, जहाँ स्मॉल की ज़रूरत है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, जहाँ हिमालयंस का की ज़रूरत है हिमालयंस आर नॉट अगली, इस तरह से सोच करके बिहार के रिकंस्ट्रक्शन की बात करनी है। और सबसे ज़्यादा रिकंस्ट्रक्शन की बात करनी है खेती सेक्टर में पर्याप्त इंसेंटिव जोड़ना और खेती के साथ जुड़े हुए इंडस्ट्रीज़ को प्रोत्साहन देना। बस इतना कह करके मैं बिहार के बारे में अभी भी आशावान हूँ, लेकिन बिहार की अभी की सरकार ने लोगों को उत्पीड़ित किया है, मारा है, और इस बारे में मैं घृणा भावना रखता हूँ। ये कह करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।